हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। और ये हमारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे मानव बस्ती और उसके प्रकार, जो कि दो प्रकार हैं, संयंत्र बस्ती और परकीन बस्ती। और बस्तियों का वर्गीकरण, जो वर्गीकरण है वो ग्रामीण एवं नगरीय के द्वारा किया गया है। और ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप, वर्गीकरण और प्रभावित करने वाले कारक और उनकी समस्याएं। और नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और उसके प्रकार और उसकी समस्याएं और उपनगरीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मानव बस्ती। तो एक स्थान जो साधारण रूप से और स्थायी रूप से बसा हुआ हो और वहाँ पर मनुष्य निवास करते हो, मानव बस्ती कहलाता है। और जो मानव बस्ती है उसके प्रकार हैं या बस्तियों के प्रकार, वो है संयंत्र बस्ती और परकीन बस्ती। तो जो संयंत्र बस्ती है वो एक जो घर है वो एक दूसरे के पास पास होते हैं और उपजाऊ मैदानों में देखने को मिलते हैं ये सारी चीज़ें। और भूमि कम होने के कारण आकार भी कम होता है और यहाँ लोग मिलकर रहते हैं। और जो परकीन बस्ती है उसमें घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और जैसे कि पूजा स्थल, बाजार आदि के कारण वो जुड़े रहते हैं। जैसे कि पहाड़ी प्रदेशों में आपने देखा होगा अलग अलग घर होते हैं और दूर दूर लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं जो बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण। तो बस्तियों के भी दो वर्गीकरण हैं, नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां। तो इसमें अब हम अंतर देखते हैं। तो नगरीय बस्तियों का जो व्यवसाय है उसमें क्या क्या काम करते हैं, वहाँ पर उद्योग लगते हैं, मतलब कि कंपनियाँ होती है, व्यापार होता है। और कार्य क्षेत्र मतलब कि निर्मित क्षेत्रों तक ही रहता है और आकार भी बहुत बड़ा होता है। और वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन मतलब कि ज़्यादा प्राप्त होती है वहाँ पर सेवाएं। और जो जनसंख्या घनत्व है वह भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। और प्रधानता मतलब कि वहाँ पर कौन सी व्यापार होते हैं, तो वहाँ पर द्वितीय एवं तृतीय व्यापार होते हैं। और जो समस्याएं हैं वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बस जाते हैं इस वजह से। और अब हम देखते हैं ग्रामीण बस्ती, तो उसका व्यवसाय होता है कृषि और पशुपालन। और यह यहाँ पर कार्य क्षेत्र ग्राम से बाहर भी होता है और इसका आकार छोटा होता है। और यहाँ पर जो सुविधाएं होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ये कम होती है। और जनसंख्या घनत्व भी कम होता है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा लोग बाग भी नहीं रहते क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग गाँव उसकी शहर की तरफ ही भागते हैं। और यहाँ की प्रधानता मतलब कि यहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं होती है जैसे कि कृषि वगैरह ये सब। और यहाँ की समस्याएं मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, मतलब कि यहाँ पर अच्छे अस्पताल वगैरह, मतलब जो भी जरूरत की ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो सब उपलब्ध नहीं हो पाती। जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसका प्रतिरूप। तो जो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो जो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण अब यहाँ पर अलग अलग देखते हैं। तो नंबर 1 है कि विन्यास के आधार पर मैदानी, पठारी, तटीय, वन, मरुस्थलीय इन जगहों पर होती है। और कार्य के आधार पर जैसे कि कृषि, मछुआरे, लकड़हारे और पशुपालक ये सब होता है। और बस्तियों की जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है। देखो यहाँ पर एक तो होती है रैखिक प्रतिरूप, जो कि मतलब कि एक ही रेखा में होती है, एक लाइन मतलब सड़क होती है उसके दोनों तरफ घर होते हैं। ये बस्तियां सड़कों, रेल लाइन और नदियों के किनारे स्थित होती हैं। और एक होती है आयताकार, मतलब कि वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। तो मतलब इस समतल, जिसको चौराहा भी कहते हैं, तो समतल क्षेत्रों मतलब कि या चौड़ी घाटियों में पाया जाता है। और इसमें सड़कें आयताकार होती हैं यानी कि समकोण पर काटती हैं। और एक होती है ताराकार, मतलब कि चारों तरफ से उसमें आती हैं, मतलब कि सड़कें जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये इसमें कई मार्ग आकार की होती है, ये भी कई आकार के होते हैं इसमें मार्ग। और एक ही स्थान पर बहुत सारे मार्ग आकर मिलते हैं और उनके सहारे मकान बने हुए रहते हैं। इसको ताराकार बस्तियां कहते हैं। अब है वर्ताकार, मतलब कि जिसके बीच में कोई तालाब वगैरह या मंदिर आ जाता है तो वहाँ पर वर्ताकार हो जाती है। जैसे कि गाँव, झीलों, तालाबों के चारों ओर बस्तियां जो होती हैं उनको वर्ताकार बस्तियां कहते हैं। अब है टी या वाई आकार की बस्तियां। तो जहाँ पर क्रॉस या चौराहा प्रारंभ होता है तो चारों दिशाओं में बसाव दिखता है। अब है दोहरे ग्राम, मतलब कि जहाँ पर किसी, जैसे कि कोई गांव है उसके बीच में कोई नदी वगैरह आ जाती है, मगर उन दोनों का नाम एक ही होता है तो उसको हम दोहरे ग्राम के रूप में जानते हैं। अब हम देखते हैं जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि ग्रामीण में क्या अच्छा है। तो वहाँ पर जल उपलब्ध होता है, वहाँ पर भूमि भी होती है और उच्च भूमि के क्षेत्र भी होते हैं। और जैसे कि घर बनाने के लिए भी सामग्री उपलब्ध होती है और सुरक्षा भी होती है। और जो नियोजन बस्तियाँ हैं जैसे कि अदीस अबाबा जो इथियोपिया में है, और कैनबेरा है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और चंडीगढ़ है जो भारत में है। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, तो वहाँ पर दूषित जल होता है और बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी रहती हैं। और सिंचाई सुविधाओं में भी कमी
होती है और स्वास्थ्य की भी कमी होती है और शिक्षा की भी कमी होती है और वहाँ पर कच्चे सड़कें होती हैं जिससे कि मतलब कि वहाँ पर हैज़ा, पीलिया मतलब ये सब बीमारी भी फैलती हैं ज़्यादातर और शौचालय की भी समस्या होती है और कूड़ा घर की भी समस्या होती है और वहाँ पर अगर भारी वर्षा होती है तो उससे जो कच्चे मकान हैं वो सभी टूट-फूट जाते हैं। अब हम देखते हैं जो नगरीय बस्तियाँ हैं वो कैसी होती हैं, तो कुछ समय पहले तक बहुत ही कम बस्तियाँ थी, मतलब कुछ हज़ार या अधिक निवासी ही थे बस जो शहर में रहते थे। और प्रथम नगरीय बस्ती मतलब जो सबसे पहली जो नगरीय बस्ती थी वो लंदन की नगर जो जनसंख्या है वो 1800 ईस्वी तक 10 लाख हो चुकी थी और 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे, मतलब कि जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो उनको नगर माना जाता था। तो 1982 में 175 नगर थे और 1800 में केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी और वर्तमान की बात की जाए तो 48% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और अब हम देखते हैं जो नगरीय बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण, तो उनका वर्गीकरण है जनसंख्या का आकार। तो नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा जो कोलंबिया में है 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, यूएसए में है 2500 तथा भारत में है 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति मतलब कि जो नगरीय कहलाते हैं। और अब है व्यवसाय मतलब कि उनका कामकाज, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं से जुड़े हुए रहते हैं। और जो मतलब जो तीसरा है वो है प्रशासन। तो भारत में नगरीय बस्ती उसे कहते हैं जहाँ पर नगर पालिका, छावनी बोर्ड तथा अधिक सूचित नगर क्षेत्र होते हैं। अब हम देखते हैं जो आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, तो एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार का तथा चंपा के आकार का हो सकती है और इसमें आकृति वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं ने दे रखी है, मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो पुराने जमाने के हैं नगर, तो उनके बारे में है ये। और यहाँ पर है कि विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं, जब विकासशील देशों में ज़्यादातर नगर की उत्पत्ति ऐतिहासिक है, मतलब कि जो मतलब विकसित हो चुके हैं जो देश वहाँ पर वो अपने तरीके से मतलब जो नगर है उनको बनाते हैं, जबकि जो हमारे जैसा देश है विकासशील जैसे भारत है तो यहाँ पर पहले के ज़माने से मतलब ऐतिहासिक मतलब पुराने ज़माने से जो बने हुए नगर हैं तो वही हैं जो के थ्रू। और अब है यहाँ पर जैसे कि अदीस अबाबा जो और कैनबरा, ये मतलब कि नगर हैं जो नियोजित नगर है मतलब जिनको बनाया गया है। कि नगरीय बस्तियों के प्रकार, तो यह 4 प्रकार की जैसे कि शहर, सन्नगर, विश्व नगरी और मिलियन सिटी। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो जो शहर है वो यातायात के केंद्र है, वहाँ पर प्रशासनीय कार्यालय है और वहाँ पर 10 लाख से प्लस होने पर ही इसको शहर कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के लिए मिलियन सिटी जो कि लंदन में है। और अब है सन्नगर जो विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र है। इन शहरों ये मतलब जो है ये शहरों के मिलने से बनते हैं, जैसे कि 2-3 शहर एक साथ मिल जाते हैं तो उसको सन्नगर कहते हैं, जैसे कि टोक्यो है जो लंदन है यहाँ पर है। और अब है विश्व नगरी, तो यूनानी शब्द का है मेगापोलिस का अनुवाद है मतलब कि सन्नगरों के मिलने से, जैसे कि बहुत सारे शहर मिल जाते हैं जिस जगह पर, तो वैसे ही और भी 2-3 मिल जाते हैं तो उसको वो विश्व नगरी कहते हैं जो कि यूएसए में है। और अब हमारा चौथा जो है मिलियन सिटी, तो जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या होती है, जैसे कि पहली बार जो लंदन में हुई थी मिलियन सिटी, तो वर्तमान में जैसे कि 438 मिलियन सिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि नगरीय बस्तियों की समस्या है। तो विकासशील देशों में अधिकतर शहर नियोजित हैं, मतलब कि वहाँ पर अपनी तरह से मतलब उनको बनाया नहीं गया है और वहाँ पर आर्थिक समस्याएं भी हैं जो नगरीय हैं, और वहाँ पर पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बस जाते हैं, तो समस्याएं तो हैं परिवहन की, और परिवहन के बढ़ते जाम मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा जाम लगता है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो, और मलिन बस्तियाँ मतलब कि वहाँ का कूड़ा कचरा भी मतलब ऐसे ही रहता है, और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं। अब हम देखते हैं उपनगरीकरण जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो बड़े नगरों के समीप छोटे छोटे नगरों का बस जाना ही उपकरण कहलाता है, मतलब कि जैसे कुछ लोग हैं जो गांव से जाते हैं और उनके पास मतलब कि उनको घर लेना मतलब किराए पे रहना नहीं है, मतलब पैसे कमाने के लिए तो आते हैं, तो अगर वो घर ही ले लेंगे तो उनका मतलब ज़्यादा किराया चला जाएगा, इसलिए वो लोग मतलब शहर के किसी भी गंदी सी जगह पे ऐसे अपना कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर घर बना लेते हैं, तो यही उपकरण कहलाता है। और इसमें जो मनुष्य हैं वो शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्र में निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमारी फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।